हेलो एवरीवन। तो हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो जूलॉजी का है। जूलॉजी में जो हमने चैप्टर सिलेक्ट किया है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आपको जान के काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला टॉपिक अब शुरू कर दिया है। और हमने इससे पिछले में हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, जो इसके नेक्स्ट चैप्टर था जनन स्वास्थ्य वाला, वो पढ़ा था। तो हमारी दंगल सीरीज के लेक्चर आते जा रहे हैं। और क्या है, आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 कवर करेंगे। पहले तो इस चैप्टर का वेटेज जान लेते हैं, आखिरकार इस चैप्टर का वेटेज कितना है। आज जो मैंने लेक्चर बनाया था वो काफ़ी बड़ा बनाया था, बट उसमें एक चीज़ का इशू ये आया था कि 1 घंटे की वीडियो में आपको शुरू में क्या दिख रहा होगा कि मेरे फेस की तरफ एलईडी ज़्यादा दिख रही है, बट वो मतलब लाइट ज़्यादा चमक रही है। पर जब मैं उसमें मुड़ जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, जब मैं लिख रहा हूँ तो वो आपको विजिबल हो रहा है। तो आप उस लेक्चर पर सपोर्ट कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं फिर बना दूंगा, बट 1 घंटे का लेक्चर था, आप उसको जरूर देखना। इस चैप्टर के वेटेज की बात कर ले तो इस चैप्टर के जो वेटेज है, अब तक लगभग 2 से 3 क्वेश्चन का यहाँ से रहा है। आपसे पूछा जाए, एक बार हम चैप्टर के एनालिसिस कर लेते हैं। तो अब तक मैक्सिमम इससे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो एक बार 2012 में पूछा गया था, और 2011 में 5, और लगभग जो है 2 से 3 क्वेश्चन आते ही है। अगर मैं इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो इसका जो प्रेडिक्शन है वो 2 से 3 मार्क्स नंबर का है। अगर इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 8 से 12 मार्क्स का ये चैप्टर है। सही हो गया, 8 से 12 मार्क्स। पर आपको ये भी पता है कि अब कुछ चैप्टर हटे भी है, तो अगर देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज जो है इसका जा सकता है। मतलब 4 मैक्सिमम और 3 मिनिमम आ सकते हैं, यानी 12 से 16 मार्क्स का इसका क्या है सर, वेटेज है। तो चैप्टर अपने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लंबा चैप्टर है, और इसको पढ़ने में भी आपको उतना ही मजा आएगा। अगर हम इसके क्रिटिकल टॉपिक की बात करें कि क्रिटिकल टॉपिक यानी इसमें कौन से कठिन टॉपिक आपको देखने पड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्रिटिकल टॉपिक्स में एक तो है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल है, पर आपको जो है बिल्कुल आसान लगेगा आज के लेक्चर के बाद। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक कठिन टॉपिक में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर आप तो पहले ही डरा दे रहे हो कि कठिन टॉपिक है, नहीं ये कठिन नहीं है, पर ये इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। और क्या है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो कि इसका एक क्रिटिकल टॉपिक है, यानी थोड़ा सा जो है जहाँ पे आपको मेहनत की जरूरत है, तो वो कौन सा है सर, मेंस्ट्रुअल साइकिल का है। और क्या पढ़ेंगे हम इसमें, प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्रिटिकल टॉपिक में से एक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी को समझेंगे, और क्या समझेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसके अगर आपसे क्रिटिकल टॉपिक पूछे जाए जहां से आपको पढ़ना ही पढ़ना है और क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो वो ये टॉपिक है। यानी कि आपको सबसे ज्यादा फोकस किस में करना है इस चैप्टर में, एक तो सर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि हाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म, फिर आपको जाना है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, फिर आपको जाना है प्रेगनेंसी के ऊपर, और फिर जाना है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि यही 4 टॉपिक आपको जो है अच्छे से करने हैं, आपको करने तो सारे टॉपिक अच्छे से हैं, पर ये जो ऐसे टॉपिक है जिनमें आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और इससे क्वेश्चन पुट भी किए जाते हैं। तो आपको चैप्टर के वेटेज के बारे में पता चल गया, लगभग 12 से 16 मार्क्स का चैप्टर है। क्रिटिकल टॉपिक में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। आइए अब हम जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे बारे में आप सभी को पता है, मेरा नाम सूरज है, और मैं आज जो है अपने लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आइए जान लेते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। पहली बात, सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और सेक्स ऑर्गन को कैसे क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, आपको ये पता होगा कि क्या कहते हैं, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो हमारे टेस्टिस होते हैं और ओवरीज होते हैं। टेस्टिस जो वर्ड होता है ना वो प्लूरल होता है, और टेस्टिस मतलब ये जो ई आ रहा है ना इसमें टर्म, अगर ई लगा होगा तो ये प्लूरल होता है। और ये किसके लिए यूज होता है सर, मेल के लिए यूज होता है। यानी जो टेस्टिस होता है वो मेल में पाए जाते हैं, और ओवरीज किस केस में पाए जाते हैं, तो ओवरीज फीमेल के केस में पाए जाते हैं। और तो टेस्टिस का काम क्या होता है, तो टेस्टिस का मेल में काम होता है सर स्पर्म का फॉर्मेशन करना और ओवम का फॉर्मेशन करना, किसमें, ओवरीज का। तो अगर पूछा जाए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो आपको पता लग गया होगा कि आखिरकार जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उनका काम क्या होता है। सर उनका काम होता है गैमीट को बनाना। गैमीट मेल के केस में क्या होते हैं सर, स्पर्म होते हैं, और फीमेल के केस में ओवम होते हैं। और ये बनते किस में है, तो स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में, और ओवम बनता है सर ओवरीज में।
ये आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं सर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, तो दे फॉर्म पैसेज। पैसेज मतलब क्या होता है ना सर, रास्ता, यानी ये क्या करते हैं सर, आपको पैसेज देते हैं थ्रू विच गैमेट कैन मूव, यानी वो रास्ता या वो एक पाथ जिसके द्वारा गैमेट क्या करता है, कैन मूव कर सकता है और रीच करता है टू अ पॉइंट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यानी कि वह रास्ता या पाथ जिसके द्वारा जो है गैमेट क्या कर सकता है, मूव कर सकता है और रीच करता है अपने पॉइंट पे जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, तो आपको पता चल गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं हमारे टेस्टिस, जो कि प्लूरल वर्ड होता है। अगर आपको टेस्टिस में ES दिख जाए तो ये प्लूरल है, मेल के लिए यूज होता है। इसका काम क्या होता है, तो स्पर्म का बनाना, और ओवरीज का काम होता है ओवम का फॉर्मेशन करना। ये ओवरीज फीमेल में पाई जाती है और टुगेदर दोनों का फंक्शन होता है सर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम होता है गैमीट्स का फॉर्मेशन करना। अब बात कर लेते हैं हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, पैसेज या रास्ता देते हैं जिसके थ्रू क्या करता है, गैमेट कैन मूव कर सकता है और पहुंचता है उस पॉइंट पे जहां पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है। अब जो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर, इसको हिंदी में निषेचन बोलते हैं। जब नर युग्मक का मादा युग्मक के संग संलयन होता है, जो कि बहुत ही शुद्ध हिंदी में है, इसको बोल सकते हैं फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट। अगर मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के संग फ्यूजन होता है तो इसको बोलते हैं सर निषेचन या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब हमने जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम पढ़े, टेस्टिस और ओवरी। इसी प्रकार से जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके भी नाम होते हैं। मेल और फीमेल के केस में ये अलग अलग होते हैं। आइए जान लेते हैं कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम क्या होते हैं। अभी कुछ लिखे हैं, आपको जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे पढ़ाऊंगा, कंटिन्यू रखूंगा, तो उसमें नाम बढ़ जाएंगे। अभी आप सिर्फ नाम याद करो, उनके फंक्शन जो है जैसे जैसे चैप्टर आगे प्रोसीड करता जाएगा तो इनके बारे में भी आपको जो है जानकारी विस्तृत रूप में मिलेगी। तो अभी के लिए आप सिर्फ नाम याद रखो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल्स में क्या होते हैं और फीमेल्स में क्या होते हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की मेल में, तो मेल में एक तो होती है सर वासा इफरेंशिया, और क्या होता है सर इपीडिडाइमिस, और क्या होता है वास डेफरेंस, और होता है सेमिनल वेसिकल। अब ये तो हमने नाम भी नहीं सुने हैं, नाम नहीं सुने हैं कोई बात नहीं, इनका फंक्शन जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आपको समझ में आता जाएगा। पर अभी के लिए आपको नाम क्या याद रखने हैं सर, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या हो सकते हैं, वासा इफरेंशिया, इपीडिडाइमिस, वास डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल। अब बात कर लेते हैं फीमेल के। तो जिस प्रकार से मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, फीमेल में भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, पर इनके नेम सेम नहीं होते। फीमेल के केस में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो होता है एक तो वेजाइना और एक होता है फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस। तो आपने क्या पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो जो है गैमेट का बनाते हैं, पर जो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी ये वाले सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं सर, रास्ता देते हैं या पाथ देते हैं जिसके थ्रू क्या करता है, फर्टिलाइजेशन हो पाता है, यानी मेल और फीमेल गैमेट क्या करते हैं, आपस में संयुक्त हो पाते हैं। तो ये क्या करते हैं सर, पैसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, क्योंकि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कौन कौन से पॉइंट आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं। तो कुछ डायमेंशन आपको याद करने होंगे। देखो ऐसा नहीं होता है, मैं क्यों लिख के ला रहा हूँ, क्योंकि आज आपने जब लेक्चर देखा होगा 1 घंटे का जो आया था वो लेक्चर काफी बड़ा हो गया था। इतने बड़े लेक्चर को देख के कई लोग डर भी जाते हैं और कई लोग बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि वो लेक्चर जो है 1 घंटे का हो जाता है। उसे समराइज वैसे तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, कई लोग क्या करते हैं शॉर्ट्स के भरोसे रहते हैं और छोटी चीजों के जो है समझने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा होता है कि जितना छोटा कम ज्ञान लोगे उतना हानिकारक होता है। इसीलिए आपको जो है डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्लास 11 वालों को तो खास तौर पे। अब बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो आपको डायमेंशंस के बारे में एनसीईआरटी में भी मिलेगा, मैं साथ में भी लिख के आया हूं। जो टेस्टिस होता है वो प्लूरल वर्ड है, अभी बताया था। टेस्टिस का जो शेप होता है वो ओवल शेप का होता है, यानी अंडाकार जैसा होता है, ओवल इन शेप होता है। विड्थ की बात करें यानी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई क्या होती है सर, 2 से 3 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछा जाए टेस्टिस का शेप कैसा होता है, तो सर ओवल शेप का होता है। विड्थ यानी चौड़ाई इसकी होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। अगर हम लेंथ की बात करें यानी लंबाई की, तो 4 to 5 सेंटीमीटर होगी। आपको समझ में आया होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस की डायमेंशन क्या है। टेस्टिस सर ओवल इन शेप होता है, विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, लेंथ जो है 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। अब बात कर लेते हैं मेल एसेसरी
डक्ट के बारे में, यानी कि मेल एसेसरी डक्ट क्या होती है, या वो क्या कहते हैं, कौन सी क्या कहते हैं, इसमें डक्ट्स पाई जाती है जिसके थ्रू हमारे मेल गैमेट मूव करते हैं। तो बात कर लेते हैं मेल एसेसरी डक्ट्स के बारे में। तो ये भी अभी आपको नाम याद रखने हैं, इनके बारे में जब फंक्शन आएगा तो वहां पे लिखाया जाएगा। अभी आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, क्योंकि आप पहले लेक्चर में ऐसा नहीं कि कई लोग क्या करते हैं सर, एक ही लेक्चर में सबको समझा दो, तो एक लेक्चर में पूरा चीजें समझा पाना काफी मुश्किल होता है। आपको क्या लग रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप सिर्फ एक ही लेक्चर में पढ़ लोगे या वन शॉट में ही पढ़ लोगे, तो नहीं, आपको ये चीजें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि कोई भी एक शॉट या वन शॉट में हम सब कुछ कर लेंगे, ये अभी के लिए अच्छा नहीं होता। जब तक आपके पास समय है तब तक आप फुल कोर्स को पढ़िए, बस जस्ट आपके पास जब लास्ट का 1 या 2 महीना रह जाता है तब आपको वन शॉट देखने की जरूरत है, और हो सके तो मैं वन शॉट या गन शॉट भी बना दूंगा। तो ये वन शॉट गन शॉट के चक्कर में अभी ना रहे, कई लोग जो है वन शॉट या गन शॉट बनाते हैं तो आप उससे भी देख सकते हैं, पर अभी आपको पढ़ना क्या है सर, डिटेल में पढ़ना है। आइए बात कर लेते हैं मेल एसएससी डक्ट्स के बारे में। इसीलिए मैंने जो है कठिन चैप्टरों को कराते जा रहा हूं, जिससे आपका सिलेबस पूरा होते जा रहा है। तो मेल एसएससी डक्ट्स क्या होती है सर, एक तो रेटिटेस्टिस होती है, वासा एफ्रेंशिया होती है, वास डिफरेंस होती है, एपिडिडाइमिस होती है। अब ये कुछ पेयर भी होते हैं, अनपेयर्ड भी होता है, उसके बारे में बाद में बात की जाएगी। अब बात कर लेते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, यानी वो ग्लैंड्स क्या है जिनका सिक्रीशन भी होता है, यानी उसके द्वारा क्या ग्लैंड क्या करती है, सिक्रीशन का काम करती है। अभी आपको सिर्फ नाम याद करने। तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स में क्या होती है सर, सेमिनल वेसिकल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है। तो आपसे पूछा जाए मेल एसेसरी ग्लैंड के नाम बताओ, तो आपको याद रखना है सर, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है ना सर, वो पीनिस होता है और स्क्रोटम होता है। कुछ बुक में आपको पेनिस भी दिखेगा, कुछ में आपको स्क्रोटम भी दिखेगा। तो ये और करके नहीं, पेनिस एंड करके, यानी मतलब पेनिस और स्क्रोटम जो है ना वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में होता है, इसलिए मैंने दोनों इंक्लूड कर दिया। तो आप अब क्या करो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में आप समझ गए, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट करता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करता है सर, वो पैसेज व रास्ता देता है जिसके थ्रू गैमीट क्या करता है सर, मूव करता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में जाना। मेल के केस में वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल होती हैं, और फीमेल के केस में वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस होता है। फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गए, टेस्टिस का जो शेप होता है वो ओवल इन शेप होता है, विथ 2 से 3 सेंटीमीटर, लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर। मेल एसेसरी डक्ट के बारे में पढ़ा, रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल नहीं है, सॉरी सेमिनल वेसिकल नहीं, एपिडिडाइमिस। फिर मेल एसेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। फिर हम मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में गए जो कि पेनिस एंड स्क्रोटम है। तब तक आप क्या करो, इसको नोट करो, आगे हम जो है कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, तब तक आप क्या करो, इसे नोट कर लो। तो आइए लेक्चर में बने रहिएगा, तो वैसे नोट करो। अब आपकी स्लाइड में प्रस्तुत है एक बढ़िया सा सुंदर सा डायग्राम जो कि मैंने खुद बनाया है। इस डायग्राम को तो बाद में समझेंगे, पहले उससे पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, साथ में मैं डायग्राम को भी एक्सप्लेन करूंगा। और ये डायग्राम अभी नहीं मिटेगा, जो मैं ये मिटा दूंगा उसके बाद क्या होगा, इस डायग्राम के ऊपर काफी सारी एनालिसिस करनी है जिससे हमें क्वेश्चन भी बनाने हैं। आइए बात कर लेते हैं कि टेस्टिस और ओवरीज के बारे में। देखो टेस्टिस क्या होता है सर, अभी बताया था प्लूरल वर्ड है, यानी टेस्टिस के बारे में पढ़ लेते हैं। जो बोथ टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस जो होते हैं 2 होते हैं, समझ में आया, सिंगल नहीं होता, 2 होता है। टेस्टिस बोल रहा है ना, तो कह रहा है बोथ टेस्टिस एंड ओवरीज, ओवरीज भी 2 होती हैं। आर फॉर्म्ड कब बन जाती है सर, इन एब्डोमिनल कैविटी ड्यूरिंग द 9th मंथ ऑफ डेवलपमेंट, यानी जब 9 महीने का विकास चल रहा होता है मदर की वूम में, तो उस समय क्या होता है, तो 9 मंथ के डेवलपमेंट के बीच में जो टेस्टिस और ओवरी होते हैं ना वो दोनों ही बन जाती हैं। और कह रहा है बोथ टेस्टिस जो कि डिसेंड करती है, यानी टेस्टिस जो है ना वो नीचे की तरफ आती है, जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखाया है, ये एक टेस्टिस है और यहां से भी एक टेस्टिस आ रही है। तो एक टेस्टिस, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 दिखाएं, तो ये 4 टेस्टिस नहीं है, ये सिंगल टेस्टिस है। उसका मूवमेंट दिखा रहे हैं कि टेस्टिस कैसे जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में आ रहा है, जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं सर, स्क्रोटम कहते हैं। यानी टेस्टिस क्या करते हैं, बोथ टेस्टिस, एक टेस्टिस दूसरी टेस्टिस डिसेंड करती है, यानी नीचे की ओर आती है, इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एक बैग के समान स्ट्रक्चर दिख रहा है, कॉल्ड स्क्रोटम। तो इसको क्या कहते हैं सर, स्क्रोटम कहते हैं। ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन, यानी जब आपका जेस्टेशन पीरियड चल रहा होता है, जब आप डेवलप कर रहे होंगे, तो 7 मंथ में क्या होता है ना कि बोथ टेस्टिस जो कि मतलब
किस में होगा सर, मेल में होगा। यानी जो टेस्टिस होती हैं वो डिसेंड कर जाती हैं एब्डोमिनल कैविटी से, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है सर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। यानी हमारा जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और हम क्या करते हैं सर, उसमें अपना जो है सारे एंजाइम बढ़िया से काम करते हैं। तो उस एब्डोमिनल कैविटी से जो दोनों टेस्टिस होते हैं ना, वो निकल के सर नीचे को आ जाते हैं और डिसेंड करते हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको क्या बोलते हैं सर, स्क्रोटम बोल देते हैं। स्क्रोटम में होता क्या है, आखिरकार ये एब्डोमिनल कैविटी जो कि हमारी शरीर की कैविटी थी, उसमें जो टेम्परेचर था वो 2 से 3 डिग्री हाई होता है। किसके कंपैरिजन में सर, स्क्रोटम के कंपैरिजन में। यानी स्क्रोटम में क्या होता है सर, टेम्परेचर लो करने का काम होता है, इसलिए हमारी एब्डोमिनल कैविटी से नीचे की ओर लटकी हुई होती है। तो कह रहा है इन स्क्रोटम द टेम्परेचर इज 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। यानी जो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है ना सर, वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी या फिर हमारे शरीर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। अगर हमारा काम शरीर जो है 37 डिग्री पे काम कर रहा है, तो ये 35 डिग्री पे हो सकता है, या 36 ना मतलब 34 पे हो सकता है, पर 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखेगा, ताकि क्या होगा सर, दिस लो टेम्परेचर क्या करता है, सपोर्ट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो सर इसे पढ़ाओगे कब, तो जैसे जैसे आप जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे बढ़ोगे तो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पता चलेगा। फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएंगे तो आप oogenesis के बारे में पढ़ोगे। तो आपको क्या पता चला सर, जो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है सर, ये करता क्या है, तो बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कम रखता है, और ये टेम्परेचर सर किसके काम आता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के काम में। तो आप जो है इसको नोट करो, मैं ताकि अगली चीजें डिस्कस करता हूं, पर ये डायग्राम नहीं मिटाऊंगा, टेंशन मत लेना। पहले मैं इसको मिटा लेता हूं और कई चीजों के बारे में बात करते हैं, तो आपको जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये मैं सोचता हूं। तो आप क्या करते हैं ना, कमेंट बहुत कम करते हैं, यानी क्या कहते हैं, सिर्फ कई लोग तो क्या करते हैं, लाइक करके, या लाइक भी नहीं करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और चैनल पे विजिट तो करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। कोई बात नहीं, अगर उनको अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, पर आप अगर लेक्चर देखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कमेंट में अपने द्वारा अपने भाई को जो है सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे जो है कुछ और नहीं मांग रहा, सिर्फ जो है लाइक आपकी इच्छा है, करें या ना करें। तो आगे हम बात कर लेते हैं सर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर की बात करी जो कि स्क्रोटम था। अब बात कर लेते हैं क्रिप्टोऑर्किडिज्म, यानी एक ऐसी घटना जिसमें क्या होता है, पढ़ लेते हैं क्रिप्टोऑर्किडिज्म। मैंने बताया था मेरी इंग्लिश जो है थोड़ा सा, मैं यूएस या जर्मनी से पढ़ा हुआ हूं, तो मेरी थोड़ी इंग्लिश जो है ज्यादा अच्छी है। तो बात कर लेते हैं क्रिप्टोऑर्किडिज्म की। तो क्रिप्टोऑर्किडिज्म क्या होता है सर, जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस फेल, फेट नहीं लिखना है, फेल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम, इनटू स्क्रोटम। यानी क्रिप्टोऑर्किडिज्म की क्या घटना होती है, मान लो हमारे टेस्टिस बने और वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रह गए, यानी वो शरीर की कैविटी में ही रह गए, एब्डोमिनल कैविटी में रह गए, यानी वो एब्डोमिनल कैविटी से सब नीचे एक थैलेनुमा भाग में नहीं आ पाए जो कि स्क्रोटम होता है। तो अगर ऐसी घटना देखने को मिलती है जिसमें टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाते हैं, और क्या होता है सर, वो एक बैग नुमा स्ट्रक्चर जो कि स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं, तो उस घटना को क्या कहते हैं, क्रिप्टोऑर्किडिज्म कहते हैं। यानी टेस्टिस फेल कर जाते हैं डिसेंड होने में, यानी नीचे आने में, इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। आइए अगली घटना पढ़ लेते हैं। अगली घटना क्या होती है, ये होती है कैस्ट्रेशन। अब सर ये कैस्ट्रेशन क्या होता है, तो ये होता है सर सर्जिकल रिमूवल और टेस्टिस, मतलब सर्जरी के द्वारा टेस्टिस को अगर रिमूव कर दिया जाए तो इस मेथड को क्या बोलते हैं सर, कैस्ट्रेशन। यानी कैस्ट्रेशन में करते क्या है, सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, यानी एक छोटी सर्जरी करते हैं जिससे क्या होता है सर, टेस्टिस को हटा दिया जाता है।
कैस्ट्रेशन का बेस्ट एग्जांपल आप कहां देख सकते हैं, देखो टेस्टिस होता है तो वो टेस्टिरोन बनाने में हेल्प करता है जो कि हमें मस्कुलरिटी या बॉडी बिल्ड टाइप की ताकत देता है। अगर किसी के टेस्टिस निकाल दिए जाएंगे तो उसके अंदर सुस्त बना आ जाएगा। तो कैस्ट्रेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल जो कि आप देखते हैं, यानी जो सांड होता है, बुल होता है, वो काफी जो है मस्कुलर और एक्टिव होता है, बट उसकी कैस्ट्रेशन के द्वारा उसको बैल बना दिया जाता है। तो तभी आप देखना कि कैस्ट्रेशन क्या होता है सर, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस होता है। तो दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं, तो एक एक्सेप्शन है या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको आप लिखिए और समझिए। कह रहा है जो एलिफेंट्स होता है ना, एलिफेंट क्या होता है सर, मैमल होता है। तो एलिफेंट्स आर मैमल्स। तो इसमें क्या नई बात है, ये तो हमें पहले से पता था कि एलिफेंट्स मैमल्स होता है। मैमल्स क्या होते हैं, जिनमें मैमरी ग्लैंड होती है और वो अपने बच्चे को मिल्क देते हैं। तो विच, तो इसमें क्या नई बात है, आगे लिखो तो सही। टेस्टिस नेवर एवर नेवर एवर नेवर गो इनटू स्क्रोटम, they always remain abdominal cavity, abdominal cavity। तो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, इसको नोट कर लेना, सीधा मजा ही आ जाएगा कि एलिफेंट मैमल होता है। बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, एलिफेंट मैमल होता है, ये जानकारी नहीं। एलिफेंट क्या कह रहा है, मैमल होता है। तो ये क्या होता है सर, मैमल में क्या होता है ना, टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से नीचे डिसेंड कर जाते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्क्रोटम कहते हैं, अब तक कई बार आप बोल चुके हैं। तो स्क्रोटम में आ जाते हैं सभी मैमल्स में, क्योंकि मैमल्स में क्या होता है सर, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एब्डोमिनल कैविटी के रेस्पेक्ट में कम चाहिए होता है। तो अगर 37 पे है तो यहाँ 34 35 होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना सर, एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस जो होते हैं वो नहीं आते हैं स्क्रोटम में। यानी एलिफेंट एक ऐसा मैमल है जिसमें क्या होता है, टेस्टिस डिसेंड नहीं करती है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्क्रोटम बोलते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाती है। तो क्या बात समझ में आई कि एलिफेंट्स in which testes never go into scrotum, they always remain in abdominal cavity। इसको नोट करो। अब मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल एनालिसिस देता हूं जिससे आपको जो है काफी हद तक समझ में आ जाएगा। तो आइए आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। डायग्राम तो आपके सामने है ही जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। आइए समझ लेते हैं कि टेस्ट लाइन क्या लिखी हुई है। देखो लाइन में ये बोल रहा है आपसे, टेस्टिस डिसेंड करती है इनटू स्क्रोटम वाया कैनाल, जिसको इंग्विनल कैनाल कहते हैं। सर अब तक तो आपने 50 बार बोल दिया है कि टेस्टिस जो है क्या करती है सर, स्क्रोटम में डिसेंड करती है। ये इसमें क्या नया था, पर आपको अब याद रखना है वो कौन सी कैनाल होती है या कौन सी ऐसी चीज है जिसके माध्यम से जो है जो दोनों टेस्टिस होती है, यानी बोथ टेस्टिस, सिंगल टेस्टिस नहीं, दोनों ही टेस्टिस क्या करती है सर, डिसेंड करती है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में आती है, उसको बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। तो आपके दिमाग में अब ये चीज होनी चाहिए कि टेस्टिस डिसेंड करती है इनटू स्क्रोटम वाया इंग्विनल कैनाल। बढ़िया हो गया। अब ये एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस जब क्या आ रही है सर, स्क्रोटम में आ रही है, बार बार वही बात हो रही है। तो ये एब्डोमिनल कैविटी में क्यों नहीं रही, इसका कारण आपको क्या समझ में आया था सर, एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर हमारे क्या कहते हैं ज्यादा होता है और उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन क्या होता है, नहीं हो पाता। मैं थक गया हूं, आज मैंने 1 घंटे का लेक्चर भी बनाया था पहले। तो क्या कह रहा है सर, इसमें क्या है, आपको समझ में आएगा कि ये बोल रहा है कि जो टेस्टिस होता है ना, वो अगर एब्डोमिनल कैविटी में रहता तो सर वो क्या करता, हमारे जो टेम्परेचर होता है ना वो ज्यादा होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में दिक्कत आ जाती। तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में गया जो कि इंग्विनल कैनाल के माध्यम से रहा, पर ये एब्डोमिनल कैविटी के संग भी जुड़ा रहता है। ऐसा नहीं कि वो एब्डोमिनल कैविटी से नीचे आ गया तो अब उसका एब्डोमिनल कैविटी से लेना देना खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो एब्डोमिनल कैविटी की माध्यम मतलब एब्डोमिनल कैविटी से भी जुड़ा रहता है,
जिसके द्वारा वो जुड़ा रहता है सर वो क्या है, एक कॉर्ड जाती है, कॉर्ड को मतलब समझते हैं आप सर एक रस्सी, यानी एक कॉर्ड जैसी जाती है जो कि रस्सी जैसी टाइप होती है, यानी वो मदद करती है एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ती है टेस्टिस को, क्या कहते हैं सर एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ती है स्पर्मेटिक कॉर्ड, यानी स्पर्मेटिक कॉर्ड का क्या काम होता है, तो टेस्टिस इन स्क्रोटम स्टिल रिमेन कनेक्टेड टू द डोर्सल वॉल। अब आपको जो है डोर्सल और वेंट्रल पता होगा, तो जो डोर्सल वॉल होती है ना ऑफ एब्डोमिनल कैविटी वो जोड़ती है सर उसको स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या क्या होता है तो वो आपके सामने लिखा है, स्पर्मेटिक कॉर्ड कंटेन, यानी एक स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या चीज देखने को मिलती है, जैसा ये स्पर्मेटिक कॉर्ड यहाँ पे है, यानी जिस तरह से ये टेस्टिस यहाँ पे डिसेंड कर रहा है सेम टेस्टिस यहाँ पर भी होगा, पर एक बार ही डायग्राम को बना लेते हैं, बार बार बनाने से वो डायग्राम आपके सामने स्पष्ट तरीके से नहीं हो पाएगा। जो चीज आपको यहाँ दिख रही है वो जस्ट इस तरफ भी इमेजिन करिएगा, क्योंकि ये डायग्राम जो है टेस्टिस का ही है। तो टेस्टिस में जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है सर ये दिख रही है आपको, क्या सर ये स्पर्मेटिक कॉर्ड दिख रही है, तो ये डायग्राम में जो ये पॉइंट जा रहा है आप देख सकते हैं ये क्या है सर स्पर्मेटिक कॉर्ड है। तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ती है स्क्रोटम में किसको, टेस्टिस को। तो इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या क्या होती है तो आपको देखने को मिल रहा है, एक तो इसमें आपको नर्व्स देखने को मिल रही है। अब नर्व्स क्या करती है सर, ये सप्लाई करने का काम करती है, सिग्नल भेजने का काम करती है, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर सर नर्व्स होती है। तो पहला आपको पता चल गया उसके अंदर नर्व्स होती है। और क्या देखने को मिलता है सर, ब्लड वेसल। देखो उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सर ब्लड वेसल, यानी स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या होती है सर, ब्लड वेसल्स भी होती है। ठीक हो गया। और स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या होता है सर, और इसके अंदर आपको देखना, ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है सर, वास डिफरेंस दिख रहा है, यानी वास डिफरेंस भी किसके अंदर होती है सर, ये होती है सर स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर। और क्या देखने को मिल रही है, क्रीमास्टर मसल देखने को मिल रही है, यानी क्रीमास्टर मसल भी क्या होती है सर, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर होती है। तो आपको जो है इस डायग्राम से क्या क्या समझ में आया वो अपने दिमाग में एक बार रिवाइज करो कि टेस्टिस डिसेंड करता है इनटू स्क्रोटम बाय अ कैनाल दैट इज कॉल्ड इंग्विनल कैनाल। अगर वो टेस्टिस डिसेंड भी कर जाता है, स्क्रोटम में आ भी जाता है, फिर भी वो एब्डोमिनल कैविटी की वॉल से जुड़ा रहता है। वो किसकी सहायता से जुड़ा रहता है सर, एब्डोमिनल कैविटी से स्पर्मेटिक कॉर्ड की सहायता से। जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है वो कंटेन करती है सर क्या, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, क्रीमास्टर मसल और वास डिफरेंस। अब जो ये टेस्टिस के पास एक स्ट्रक्चर दिख रहा है सर इसको बोलते हैं इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस का फंक्शन आप आगे देखेंगे, जब जैसे आप लेक्चर को बढ़ते हुए देख रहे हैं तो आपके दिमाग में जो है ये फिगर आपके जो है आपके दिमाग में उतर रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा हर पॉइंट के बारे में। तो इपिडिडाइमिस के बारे में भी आएगा, आप जो है धैर्य बनाए रखना। अब आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है सर गुबरनैक्यूलम, इसका क्या काम है, तो देखो टेस्टिस आ गया स्क्रोटम में, तो स्क्रोटम की वॉल के संग एक अटैचमेंट है फाइबर्स के द्वारा। वो फाइबर्स क्या होते हैं सर, वो गुबरनैक्यूलम होते हैं। गुबरनैक्यूलम का काम क्या होता है सर, ये टेस्टिस को स्क्रोटम की वॉल से जोड़ने का काम करती है। तो आइए इसके बारे में लिख लेते हैं, तब तक आप इसको नोट करो, मैं स्लाइड को मिटाऊंगा, आप इसको लिखो। तो मैं आपको जो है स्ट्रक्चर के बारे में काफी चीजें बता चुका हूं। अब मैंने जो गुबरनैक्यूलम लिखा था उसको एक्सप्लेन किया था, अब मैं उसकी जो है थ्योरी लिख के लाया हूं कि गुबरनैक्यूलम होता क्या है। तो बोला दीज आर कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, यानी जो ये गुबरनैक्यूलम होता है ये फाइबर्स होते हैं। फाइबर किसके बने होते हैं सर, कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, इसीलिए इन्हें कनेक्टिव टिश्यू फाइबर कहते हैं, जो कि कनेक्ट करने का काम करते हैं, यानी जोड़ने का काम करते हैं। कनेक्टिव क्या कर रहा है सर, जोड़ने का काम करेगा, यानी कनेक्ट करने का काम करेगा टेस्टिस को किसके संग, वॉल ऑफ द स्क्रोटम। तो अगर आपसे पूछा जाए वह कौन से ऐसे फाइबर्स का समूह है या कौन से ऐसे फाइबर है जो कि टेस्टिस को कनेक्ट करते हैं सर स्क्रोटम की वॉल से, अगर आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया जो कि 4 मार्क्स का होता है, अगर आपको आता है तो आप सीधा 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं। सर गुबरनैक्यूलम एक ऐसे कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स होते हैं जो कि टेस्टिस को कनेक्ट करते हैं सर किससे, स्क्रोटम की वॉल से। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे बढ़ लेते हैं। अब मैं आपको जो बता रहा था कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर सर क्या होता है, क्रेमास्टर मसल होता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें डार्टोस मसल भी होती है। अब इसके बारे में आपकी एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं है, क्या नहीं डिस्कस है सर, मसल्स के बारे में, यानी क्रेमास्टर मसल और डार्टोस मसल के बारे में एनसीईआरटी में तो कुछ दिया ही नहीं है।
तो आप क्यों पढ़ा रहे हो। देखो ये टॉपिक ऐसा, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जो है क्या होता है, कुछ बाहर से भी पूछ लिया जाता है, यानी आउट ऑफ एनसीईआरटी अगर आप किसी भी चैप्टर को पसंद करते हैं या एग्जामिनर जिस चैप्टर को पसंद करता है सर वो ये चैप्टर है। अब ये चैप्टर क्यों है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप जब एमबीबीएस करोगे तो उसमें आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे और जो है आप आगे जाओगे तो आपको क्या करोगे, उस चैप्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। यह आपकी जो है डेली लाइफ से भी रिलेटेड है, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपका चैप्टर जो है ना सर, ये आपकी बॉडी को बताता है, यानी उसके बॉडी के पार्ट्स के बारे में बताता है और आपको क्या करना है सर, आगे जाके डॉक्टर बनना है, तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा फेज होता है या ऐसा चैप्टर होता है जिसमें कभी कभी आउट ऑफ एनसीईआरटी भी वो चले जाता है, पर ऐसा नहीं होता कि वो सारे ही क्वेश्चन क्या बना दे, आउट ऑफ एनसीईआरटी बना दे। क्योंकि क्या होता है ना, एग्जामिनर का जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि वो लगभग अगर 90 क्वेश्चन बायो में दे रहा है तो 82 से 85 तक, यानी 82 क्वेश्चन ऐसे देगा जो हर कोई बच्चा कर सकता है, यानी जो है मतलब हर कोई बच्चा तो नहीं, एक विशेष बच्चा कर सकता है जो ठीक एबिलिटी का होगा, पर वो जो है कुछ टॉपर बंदे भी सिलेक्ट करना चाहता है, क्योंकि हर कोई जो है एम्स नहीं पहुंच सकता या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं पहुंच सकता, तो वो डिजर्व करता है कि ऐसे कैंडिडेट को जो है सीट मिले जिसका जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे क्लियर हो, यानी कि वो कुछ 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे डालता है जिसमें कई बच्चे अटक जाते हैं और वो उस रेस से बाहर होने लगते हैं। तो आइए कुछ मसल्स के बारे में पर कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, यानी मसल के बारे में बताया गया है। तो हमारी जो मसल्स होती है ना वो क्या होती है सर, ये स्क्रोटम में मसल्स पाई जाती है, यानी डार्टो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर डार्टोस मसल और क्रीमास्टर मसल। अब ये डार्टोस और क्रीमास्टर मसल का काम क्या होता है, तो ये सर टेम्परेचर रेगुलेट करता है टेस्टिस का। अब ये क्या काम करता है, वैसे तो कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, क्या मसल में 2 मसल होती है, एक तो क्रीमास्टर मसल होती है और एक डार्टोस मसल होती है, जो कि टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करता है टेस्टिस का। आप इतना ही याद रखें, आपके जो है अगर क्वेश्चन आता है तो आप यहीं से आंसर लगा सकते हैं, पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। होता क्या है ना, ठंडों और गर्मियों के टाइम में ये मिथ भी हो जाता है, आपको देखने को क्या मिलता होगा कि बोल रहा है कि जो ये टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करता है, कुछ मैकेनिज्म समझते हैं। होता क्या है, एब्डोमिनल कैविटी का आपको टेम्परेचर पता है कितना होता है सर, हमारे स्क्रोटम के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होता है। तो अगर क्या होगा, गर्मी का सीजन हो या ठंड का सीजन हो, तो आप देखेंगे कि गर्मी के सीजन में सराउंडिंग का भी टेम्परेचर क्या है सर, बहुत ज्यादा होता है और एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर तो ज्यादा ही होता है। अब उस कंडीशन में क्या होगा सर, स्पर्म को बनाने में थोड़ी समस्या आएगी, यानी गर्मियों के समय में क्या होता है ना, स्क्रोटम जो है थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है और ऐसा मतलब अपीयरेंस आती है कि बहुत ही हल्का हो चुका है वेट में, और क्या होता है सर, वो क्या करता है, खिंचा खिंचा सा महसूस होता है। तो स्क्रोटम में क्या होता है ना सर, वो टेम्परेचर कम रखने की कोशिश करता है, तो वो एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस को काफी दूर ले जाते हैं, यानी स्क्रोटम क्या हो जाता है सर, नीचे की तरफ को थोड़ा सा मतलब जो है नीचे की तरफ को आने का काम करता है, तो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ताकि जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहे। अब बात कर लेते हैं सर्दियों में। सर्दियों में जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर यानी आसपास का टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, ठीक हो गया। और क्या होता है सर, स्क्रोटम का टेम्परेचर तो वैसे ही कम है 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड, और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कम है। तो अब क्या होगा, ठंड के समय जो है स्पर्म कम बनने लगेंगे, क्योंकि 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम था, और हमारा शरीर क्या करता है, होम्योथर्मी को मेंटेन रखता है, यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का काम करता है। तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड की सहायता से जुड़े होते हैं, तो ये टेस्टिस को जो है और स्क्रोटम को थोड़ी अपलिफ्ट कराते हैं, यानी ऊपर की तरफ को लाते हैं। उससे होता क्या है कि टेस्टिस थोड़ा सा एब्डोमिनल कैविटी के पास आ जाती है, तो टेम्परेचर चाहे कुछ भी रहे, तो मसल क्या करते हैं ना सर, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं, यानी कि एक हिसाब से ये क्या करते हैं सर, अप लिफ्ट करते हैं और ऊपर की तरफ को उठाते हैं स्क्रोटम को, जिससे टेस्टिस थोड़ा सा एब्डोमिनल कैविटी के पास आ जाती है और टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए मसल्स के बारे में बताइए, तो मसल्स में आपको देखने को मिलती है क्रीमास्टर मसल और डार्टोस मसल। डार्टोस और क्रीमास्टर मसल का सर फंक्शन क्या होता है, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है टेस्टिस के। तो आप इतना सा याद करो और इस डायग्राम को समझो। अब तक मैंने जो बनाया उसको रिवाइज करो और नोट्स को बनाओ। अब मैं जो है लास्ट स्लाइड जो है डिस्कस करूंगा, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करूंगा, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। फिर आपको जो है कई चीजें समझ में नहीं आने लगेगी, आप कमेंट करोगे कि लेक्चर काफी बड़े आ रहे हैं, तो आप इसको नोट करो।
अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, फॉर्मेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब ये बात कब की हो रही है, तो एम्ब्रियोनिक या फीटल कंडीशन की हो रही है, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे, एम्ब्रियोनिक या फीटल कंडीशन में बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आइए बात करते हैं हम किसके बारे में सर, फॉर्मेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। आपको ये पता होगा कि क्या होता है सर, एक तो क्रोमोसोम होते हैं हमारे शरीर में। क्रोमोसोम क्या होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जीन लोकेटेड होते हैं। तो क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम होता है। अगर एक्स वाई क्रोमोसोम है तो वो केस में क्या होगा सर, लड़का होगा। पर अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो सर वो क्या होगी, लड़की होगी। तो क्या होता है ना, जब फीटल कंडीशन होती है या एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है तो गोनेडल रिच पाई जाती है। अब गोनेडल रिच क्या होती है, वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता डायरेक्ट, पर क्या पता आपसे कभी आउट ऑफ एनसीईआरटी से कुछ पूछ दे, तो हम जो है एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे। क्योंकि जो होता है ना, पेपर किस तरह का आता है, तो मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं। ये ग्राफ है, मान लो कई लोग क्या करते हैं, आता इसमें से एनसीईआरटी से, तो ये वो सीमा है जहां से पेपर आता है। पर कई लोग ये पढ़ाते हैं, मतलब एनसीईआरटी भी पढ़ाते हैं पर बाहर की चीजें इतनी पढ़ा देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और कई लोग ये पढ़ाते हैं, मतलब एनसीईआरटी को तो पढ़ाते हैं बस थोड़ा सा, पर बाहर की चीजें ज्यादा पढ़ाते हैं। तो वो भी दिक्कत है, ऐसा नहीं पढ़ना है। हम क्या पढ़ते हैं सर, हम ये पढ़ते हैं, मतलब इससे मिलती जुलती लाइन में, यानी एनसीईआरटी को भी कवर करते हैं और साथ में जो है थोड़ा सा बाहर जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही बाहर चले जाएं, ये आपके सिलेबस में है पर कम है। तो कह रहा है जो फॉर्मेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है, तो क्या होता है ना, गोनेडल रिच पाई जाती है। अब ये गोनेडल रिच में होता क्या है सर, प्राइमरी सर्टोलाइज सेल भी पाए जाते हैं इसमें। और क्या होता है ना, इस गोनेडल रिच से एक तो मुलेरियन डक्ट निकलती है और वुल्फियन डक्ट निकलती है। अगर मुलेरियन डक्ट एक्टिव हुई तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन जाएगा। यानी अगर मुलेरियन डक्ट की एक्टिविटी ज्यादा है तो वो सर किसको बनाएगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। और अगर वुल्फियन डक्ट की एक्टिविटी ज्यादा है तो वो बनाएगी सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो आपको ये देखना होगा किसकी एक्टिविटी ज्यादा है। अब ये पता कैसे चलेगा, उसके बारे में बता रहा हूं। तो मुलेरियन की अगर एक्टिविटी ज्यादा है तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगी, और वुल्फियन डक्ट की एक्टिविटी ज्यादा है तो वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगी। अब ये जो डिपेंड करता है, ये फीटल कंडीशन में या एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही हो जाता है। उसमें पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है। उसमें होता क्या है कि अगर मेल है तो वाई क्रोमोसोम उसमें बनेगा। अगर वाई क्रोमोसोम बन गया तो वो क्या करेगा, एक जीन बनाता है जो कि SRY जीन होती है, श्री जीन कह सकते हो, SRY जीन। तो ये SRY जीन करती क्या है, आपने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मेरे से पढ़ेंगे तो मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। होता क्या है कि जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी जो कह रहा है मेल वाई क्रोमोसोम होता है वो क्या करता है, SRY जीन बनाता है, क्योंकि क्रोमोसोम में क्या होता है सर, जीन लोकेट होते हैं या जीन इकट्ठे होते हैं। तो जो वो है SRY जीन होती है जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। ये प्रोटीन करती क्या है, ये स्टिमुलेट कर देती है प्रिमिटिव सर्टोलाइज सेल। यानी उसमें जो है कुछ सर्टोलाइज सेल भी होते हैं। अब ये सर्टोलाइज सेल आते कहां से हैं, तो इसके बारे में तो आप, मुझे भी कुछ ज्यादा खास नहीं पता है। क्या करते हैं ये प्रिमिटिव सर्टोली सेल, अब मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी क्योंकि मैंने बताया था कि मेरी इंग्लिश जो है जर्मनी से पढ़ा हुआ हूं मैं। तो ये बोल रहा है प्रिमिटिव सर्टोली सेल होते हैं। ये स्टिमुलेट करते हैं किसको, प्रिमिटिव सर्टोली सेल को, जो कि क्या बनाने का काम करते हैं सर, मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर या मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस। यानी वो क्या करते हैं सर, मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर बनाते हैं या मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस बनाते हैं, जो कि मुलेरियन डक्ट की एक्टिविटी को कम करती है और वो इंड्यूस कर देती है सर क्या, मुलेरियन डक्ट की सेल को डेथ करना। यानी वो मुलेरियन डक्ट को क्या करती है, खत्म करने का काम करती है। अब उसमें मुलेरियन डक्ट खत्म हो गई, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब नहीं बन पाएगा। तो क्या होता है कि उसमें वुल्फियन डक्ट ग्रो करने लगती है, पर उसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन के प्रेजेंस में। अब ये टेस्टोस्टेरोन कहां से आया,
हमने तो पढ़ा था टेस्टिस में जो है टेस्टोस्टेरोन बनता है, पर इनिशियल अमाउंट में भी कुछ टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है जो कि वुल्फियन डक्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है और वुल्फियन डक्ट अपना तीव्रता से ग्रो करती है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर्मेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, तो एम्ब्रियोनिक या फीटल कंडीशन में क्या होता है कि मेल में वाई क्रोमोसोम होता है, वो वाई क्रोमोसोम की एक्टिविटी के कारण क्या होता है, SRY जीन होती है, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। प्रोटीन का फॉर्मेशन से क्या होता है, वो स्टिमुलेट करता है प्रिमिटिव सर्टोलाई सेल को, जो कि मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर या मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस बनाता है, वो इंड्यूस कर देता है मुलेरियन सेल की डेथ को। और क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट के कारण वुल्फियन डक्ट अपनी एक्टिविटी ज्यादा शो करती है, जिससे क्या होता है सर, मेल रिप्रोडक्टिव का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पे लिखा है ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ हाई टेस्टोस्टेरोन गोनेडल रिच फ्रॉम टेस्टिस, यानी गोनेडल रिच जो होती है वो टेस्टिस में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर मैंने आपको बताया था कि यही टेस्टिस क्या होती है सर, एब्डोमिनल कैविटी से स्पर्मेटिक कॉर्ड की सहायता से कहां आ जाती है, हमारे स्क्रोटम में आ जाती है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही जानेंगे। अगले लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। आप जो है फॉर्मेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव को समझना और इसको पढ़ना, नोट्स बनाना, आप इसको नोट करो। और मैं अब आपसे विदा लेता हूं, तो आप जो है इस सब को नोट कर लिया होगा। आपके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं जो मेरे दिल में काफी समय से थी। तो क्या थी, मैं आपको वो बात कहने जा रहा हूं जो मेरे दिल में काफी समय से थी, मैंने अभी तक उसको रोक के रखा था बताने के लिए, आज मैं वो कहने जा रहा हूं। तो आप इतने लेक्चरों से मैंने अब तक वो नहीं कहा आपसे, क्या लिखा नहीं आपके सामने। थैंक यू। तो जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मुझे कहनी थी और मैं कब से कहना चाहता था और मैं कह नहीं पा रहा था। तो आप सभी को थैंक यू इस लेक्चर को देखने के लिए और मेरे संग बने रहने के लिए। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। इस चैप्टर की भी डीपीपी आएगी, आपको क्वेश्चन लगाने के लिए कोई भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से सपोर्ट कीजिएगा। हम स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास भी जो है इसी के आधार पर होगी। आप ये इस लेक्चर को रिवाइज करके आना। बाय बाय।